नमस्कार शोधार्थियों। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम मोनिका कुमार के साथ हैं। मोनिका का जन्म नकोदर जालंधर में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा के साथ प्राध्यापन में आज संलग्न है। 2012 में वेब माध्यम पर पहल इनकी प्रकाशित कविताओं के साथ नई पीढ़ी ने इनको सराहा। नई सदी में इन्होंने दस्तक दी। खुद को जिंदा रखने के लिए इतने रतजगों के बाद उसे प्रेम से अधिक नींद की ज़रूरत है। ये पंक्तियाँ मोनिका कुमार की हैं। शोधार्थियों, काव्य अनुशीलन में व्यापक परिवर्तन की मांग इस कविता समय में सबसे ज़रूरी है। यानी कविताओं के अनुशासन और उनके भीतर जो एस्थेटिक सेंस है, जो संगीत है, नाद है, लय तुक ताल है, इनको भी कविता में तरह तरह ढंग से परखा जाना चाहिए। मोनिका कुमार के काव्य स्वर बहुत धीमा है पर बहुत ध्यान से सुनने लायक है। बहुत ही अभ्यास और जिसे कहते हैं ना श्रम साध्य है। इनका काव्य स्वर युवा कविता के सबसे परिपक्व और सबसे संयत स्वर माना जा सकता है। इनकी कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आलोचना जगत में, कविता जगत में, साहित्य सुधियों में लगातार ये सराही जा रही हैं। इनका पहला काव्य संग्रह आश्चर्यवत ये 2018 में प्रकाशित हुआ। इनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। प्रतिष्ठित पत्रिका मॉडर्न पोइट्री इन ट्रांसलेशन, इस पत्रिका में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। मोनिका कुमार को उनकी सुचिंतित विमर्शपरक टिप्पणियों के लिए कवियों और लेखकों में जो एक एकाग्रता या एक घनत्व जिसे हम कहते हैं, गंभीरता, वो दिखाई देती है। इनके कई कविताओं का अनुवाद हो चुका है। वह पंजाबी और हिंदी के बीच एक नया पुल बांधने का प्रयास कर रही हैं और जिसमें वो बहुत हद तक सफल हुई हैं। 21वीं सदी की हिंदी कविता का ये नया चेहरा, बल्कि अब नया नहीं रहा उतना, जिन कवियों से प्रेरणा पाता है अपनी कविता के लिए, उन कवियों की परंपरा को आगे बढ़ाती हुई मोनिका कुमार नए मुहावरे गढ़ती हैं। संवेदना के स्तर पर भी और भाषा के स्तर पर भी एक नयापन उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। मोनिका के ही एक शब्द के सहारे अगर कहें तो अपनी कविता में बहुत विनम्र हैं। मैंने कहा ना, धीमे स्वर में, मतलब बड़े विनीत स्वर में, पर बड़े आग्रह, गंभीर बात, लेकिन बहुत विनीत स्वर में, बड़े विनम्र होकर। ये विनम्र शब्द उनकी वोकैबुलरी से ही है। अपने संसार को देखने की उनके पास एक विनम्र दृष्टि है, अपने आसपास को देखने की, और ऐसी कई बातों की समाई लगातार वो अपने भीतर करती हैं और फिर उसे बहुत मुखर होकर, हाँ, मोनिका कुमार आक्रामक नहीं होती, लेकिन वो नाराज़ ज़रूर हैं अपने आसपास से, अपने इर्द गिर्द से, और अनिवार्यतः वो कविता में अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा रचनात्मक तरीके से उभारती हैं। मोनिका कुमार की कविताएं पिछले 5-1 बरस में हिंदी के भूगोल में, हिंदी की व्यवस्था में तो हैं ही, पर अटती नहीं हैं। इनका पसार बहुत बड़ा होता जा रहा है और ये मॉडर्न पोइट्री इन ट्रांसलेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रही हैं। बहुत अधिक बात न करते हुए शोधार्थियों में उनकी इन 5 कविताओं के द्वारा आपको मोनिका कुमार की रचनात्मक संसार से परिचित कराती हूँ। पहली कविता जो मुझे बहुत भाई, कैमरे की आँख, बिल्कुल नए तरह की, नई भावभूमि पर लिखी ये कविता आप भी देखिए। मेरी टांगें कांपने लगी थीं क्योंकि तुम खींचना चाहते थे मेरी सबसे सुंदर तस्वीर। ऐसे आग्रह पर कुरूप जो छिपा हुआ था कब से,
एकदम बलवान हो गया। अभी तक जो जमा रखे थे चीड़ की सूखी पत्तियों पर पैर अचानक डगमगाने लगे थे। कैमरे की आंख दुष्टा है, आईने से 4 कदम चतुर, गंभीरता की ओट में हमारी आंखों की पुतलियों से मखौल करती है। कैमरे में बैठा कोई मनचला हमारे असुंदर होने की वेदना का मजा लेता है। इतना घबराए गए हैं खुद के साथ रहते रहते कि खुद की तस्वीर आश्चर्य से देखते हैं। फोटो देखते हैं या खुद को किसी और की नज़र से देखते हैं। अपने चेहरे पर रेत घड़ियां देखते हैं। व्यग्रता से देखूंगी मैं यह तस्वीर, परीक्षा का परिणाम देखती हूँ जैसे। अरे बहुत छूट गया है इसमें, अरे बहुत छूट गया है इसमें, मसलन मेरी कांपती हुई टांगे। वो एक दावे के साथ कैमरे का सामने आना, वो एक दावा कि सबसे सुंदर तस्वीर खींचने जा रही है, उसने जैसे भीतर तक आंदोलित कर दिया, बेचैन कर दिया। और उस बेचैनी में, उस आंदोलन में कपकपी सी उठी, सिहरन सी उठी और एक झिझक कांपों में पैरों में समा गई और पैर में कंपन होने लगा। जो सबसे सुंदर दृश्य था वो कैमरा कैप्चर न कर पाया। मोनिका कुमार यही कहती हैं कि मैं संयत हो गई, मैं सचेष्ट हो गई, सचेत हो गई, और जो नैसर्गिक सुंदरता थी, जो स्वतः स्फुट थी, जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, वो छूट गया कैमरे से, क्योंकि पहले सचेत सावधान जो कर दिया गया था कि सबसे सुंदर तस्वीर लेने जा रहे हैं। तो ये सचेतता जो है, ये पहले से आगाह कर देना एक आग्रह से भर देता है। और मोनिका कुमार की कविताएं किसी भी आग्रह से अलग हैं। निश्चित तौर पर बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता माँ बेटी के संबंध पर, बल्कि माँ अपनी छवि को ही प्रतिपल बढ़ता हुआ, निखरता हुआ देखती है और माँ घबरा जाती है। अपने उस दुलार, प्यार, आशीर्वाद, अपना जो एक खोइंचा है, अपना जो कोना है, अपना जो कंफर्ट जोन है, अपना निजी अधिकार क्षेत्र जो है, उसमें से जब बिटिया को, अपनी पहलौठी संतान को, ख़ास तौर पर वह बेटी है, तो वो उसको छूटता छिटकता हुआ देखती है, तो जैसे घबरा जाती है और एक औपचारिक संबोधन उसे देती है या औपचारिक रूप से उसे पुकारती है, जो कि एकदम से ऐसा अनचिन्हा सा लगता है। आप कविता देखें और कविता में ही बहुत सारी बात की जा सकती है। नाम और लाड़ के नाम, लाड़ मतलब दुलरुआ, पुकरुआ नाम, जो प्रायः सबसे पहले हमें दुलरुआ नाम, लाड़ का नाम, पुकरुआ नाम माँ देती है। और माँ के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कंफर्ट जोन बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हमारे व्यवहार और समझ के और परिचय के दायरे बढ़ते हैं, लोग अपने अपने ढंग से हमें संबोधित करते हैं, अपने अपने ढंग से एक दुलरुआ पुकरुआ नाम दे देते हैं। पर माँ का दिया हुआ वो अधिकार क्षेत्र, जिन्होंने लाड़ से पुकारा उन्होंने मेरे नाम को छोटा किया। जिन्होंने लाड़ से पुकारा, हर कोई जीवन में जब 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 मिलता रहा तो दुलार में, अपनत्व में, लगाव में, अपनाव में अपने अपने संबोधनों से लोग पुकारते रहे, अपने अपने नाम धरते रहे। अधिकार का पहला संकेत मुझे मिलता है किसी घरू और लाडले नाम से, जो माँ दे सकती है। घरू, ये बड़ा लाडला, बड़ा पुचकार का नाम था, जो बिल्कुल अपरिचित था दूसरों से, जो बिल्कुल नया, अनूठा था, और जो सबसे सुंदर इसलिए था क्योंकि ताज़ा ताज़ा था और माँ की भावना से जैसे प्रस्फुटित पैदा हुआ था। मुझे मिलता है किसी घरू और लाडले नाम से 35 की उम्र में मेरे पास अपने नाम के छोटे बड़े कई युग्म हैं। अब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, परिचय का दायरा बढ़ा, कंफर्ट जोन और बढ़ा, लोग व्यवहार में और परिचय में आने लगे और लोगों ने अपने अपने ढंग से, सत्कार से, प्रेम से, दुलार से, मान से, मनुहार से नाम धरने लगे। मेरे पास अपने नाम के छोटे बड़े कई युग्म हैं। ये युग्म माँ के लिए अकल्पनीय है। माँ इसकी कल्पना नहीं करती। उसने मेरा यह नाम सोचा
मेरे पैदा होने से पहले अपनी एक विद्यार्थी के नाम पर, जो उसे कक्षा में सबसे प्यारी थी, पहनती थी सलीके से यूनिफॉर्म और अंग्रेज़ी लिखने में होशियार थी, मैंने कभी नहीं देखा वह कौन लड़की है जिसे माँ ने इतना प्रेम किया। कुछ विद्यार्थी लड़कियां होती हैं जो स्मृति में तो रहती हैं, लेकिन 10वीं के बाद आंखों से ओझल हो जाती हैं। माँ चौकन्नी हो जाती है। माँ चौकन्नी हो जाती जब किसी ने मेरा नया नाम रखा। उसे डर लगता शायद मैं प्रेम में पड़ गई हूँ, या ऐसी दोस्ती में जहाँ मेरा दिल टूट सकता है। वह सुबह मुझे जगाती, मेरे नाम का शुद्ध उच्चारण करते हुए ऐसी चेतावनी को मैं हंसकर सुनती, मतलब कि मेरे धरे नाम को सबसे पहले तो कोई और न पुकारे। तुम्हें तुम्हारे नाम से ही, तुम्हारे औपचारिक नाम से लोग पुकारे। तुम्हारा दुलरुआ पुकरुआ नाम कोई और धरे तो माँ के अधिकार क्षेत्र में सेंध लगती है। माँ के उस मान मनुहार में, माँ के उस अपनत्व में, जो सबसे नाभिनाल का सबसे निजी नाता है, सबसे निजी कोना है नाभिनाल का, उसमें जैसे ठेस सी लगती है या सेंध सी लगती है। बेहतरीन कविता लगी मुझे ये, मैं भीतर तक भीग गई। और शुद्धार्थियों, मुझे सच्ची कविता वही लगती है जिसे पढ़ने के बाद मैं बार बार पढ़ूं और फिर कुछ लिखने के लिए बेचैन हो जाऊं। मोनिका कुमार की ये कविता वैसी ही है। वह सुबह मुझे जगाती, मेरे नाम का शुद्ध उच्चारण करते हुए ऐसी चेतावनी को मैं सुनकर हंसती, जबकि दूसरे नाम कानों में तैरते रहते। प्रेम के न रहने का, दोस्ती के छूट जाने का पहला संकेत वही रहता। घरू लाडला नाम वापस ले लिया जाता। माँ उस दिन जगाते हुए घरू नाम से लाड़ से पुकारती नहीं, जगाती नहीं, और मुझे सुनना पड़ता अपने नाम का ठंडा उदासीन उच्चारण, जैसे कोई सुनता है न्यूज़ रीडर से भूकंप में बच गए लोगों के नाम की सूची। मुझे अपना ही नाम माँ के मुख से, अपना औपचारिक नाम जो दुनिया जानती है, जो जिस नाम को, माँ के मुख से उस नाम का संबोधन, उस नाम का उच्चारण मुझे अजनबी सा लगता, मुझे अलग अलग सा लगता, मुझे बहुत औपचारिक, ठंडा और क्या कह सकते हैं, उदासीन लगता, फीका फीका सा लगता। जैसे कोई सुनता है न्यूज़ रीडर के भूकंप पे बच गए लोगों के नाम की सूची, जिन्हें अभी तक कोई घर से लेने नहीं आया है। तो माँ जिस दिन इस तरह जगाने पुकारने आती है, बड़ी भीतर तक आतंकित, आंदोलित होती है, भीतर से डरी हुई होती है कि पुकरुआ दुलरुआ नाम देने वाला भी कोई इसके जीवन में आ गया क्या? क्या इसका जुड़ाव, अपनत्व, लगाव कहीं और बढ़ने लगा क्या? क्या मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलती जा रही है मेरी बच्ची, मेरी पहलौठी संतान? और अगर ऐसा हो रहा है तब भी माँ अपनी संतान के प्रति ही चिंतित है, और चिंतित होकर यह सोचती है कि कहीं से कोई ठेस न लगे, कहीं से कोई पुकार कर, दुलार कर, अपना कर छोड़ न दे, कहीं कुछ टूटने दरकने न लगे, कुछ छूटने छिटकने न लगे। माँ की ये आशंका दरअसल माँ का प्रेम है, वत्सल है, ममता है। अब इस कविता को मैं और बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि मेरी एक युवा बिटिया है और उसके साथ मेरे संबंध को मैं परिभाषित करती हूँ इस कविता में। तीसरी कविता है धोखा होना चाहता है। पीठ पर बस्ते लादे भेड़ों जैसा झुंड बनाकर हर सुबह स्कूल में दाखिले होते और नीम आंखों से कदम नाप कर प्रार्थना सभा में पहुंच जाते थे। प्रार्थना सभा में हमने कनखियों से संसार को देखा। हमारे भीतर ऐसी मशीन तैयार हो चुकी थी जो हमारी जगह पर रोज नेकी पर चलने, बदी से टलने की प्रार्थना देती। मज़ा तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर ऐसा भी नहीं कि धोखा हुआ हो। फिर एक दिन मैं अकेले और खुली आंखों से स्कूल पहुंची। देरी से स्कूल आने की अग्रिम आज्ञा माँ ने ले रखी थी, इसलिए वर्दी पहना कर तुरंत मुझे स्कूल रवाना कर दिया। स्कूल में मध्यांतर का उत्सव था, पर मैं आज उत्सव का हिस्सा नहीं थी। जिन सीढ़ियों को रेल समझकर हम उतर जाया करते थे, वह जादुई गुफा लगने लगी। जैसे कि हम जब सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के बारे में पढ़ रहे होंगे, पृथ्वी पर हमारी पकड़ कम हो जाएगी और कोई पत्थर से सीढ़ियों को बंद कर देगा।
क्लास में जाने से पहले नीम का पेड़ देखा। उसकी चिन्नी चिन्नी पत्तियां मुझे डराने लगीं। बेमौसमी ठंड से पैर ठंडे हो गए। घंटी बजते ही मध्यांतर में उगने वाली सैकड़ों आवाज़ें मंद पड़ने लगीं। मेरी क्लास के लड़के पसीने से भरी हुई कमीज़ों में अभी अभी पाताल से आए बौने लग रहे थे। गलबहियाँ डाले डोलती हुई लड़कियाँ जो आज मेरी सखियाँ नहीं थीं, हल्के चुटकुलों पर लहालोट हो रही थीं। उस दिन से मेरे दो हिस्से हो गए, एक जो स्कूल जाता था और दूसरा जो सदा सदा के लिए अकेला हो गया। एक जो स्कूल जाता था और दूसरा जो सदा सदा के लिए अकेला हो गया। एक तरह का आइसोलेशन, बल्कि आइसोलेशन नहीं कहूँगी, एलियनेशन है इस कविता में। मोनिका कुमार जाहिर करती हैं एक समूह में रहने का सुख, एक बोलने हंसने बतियाने का सुख और एक एकाकी हो जाने का, या एक क्या कह सकते हैं, विशिष्टों से अलग होकर विशिष्ट होने की इच्छा में शेष न रह जाना। तो विशेष होने की इच्छा शेष भी नहीं रहने देता। दरअसल इस कविता में यही है कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। ऐसे लगता है मैं अपने आप से बिछुड़ गई हूँ। मैं उस समूह से, उन दोस्तों से, उस प्रार्थना सभा से, उस गैलरी से, उन सीढ़ियों से, उन सहेलियों से मध्यांतर में पहुंचकर लंच पीरियड के बाद ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरी दिनचर्या में कोई भारी खलल आ गई और मैं एकदम से उस समूह से छूट छिटक कर अकेला महसूस करने लगी। अगली कविता आगंतुक। आगंतुक मतलब अचानक ही कोई मेहमान जो आ जाए उसको आगंतुक कहते हैं, जिसके आने की तिथि पहले से तय ना हो। आगंतुक के लिए कोई पूरे पट नहीं खोलता, वह खुले पट से झांकता मुस्कुराता है। आगंतुक एक शहर से दूसरे शहर जान पहचान का सुख तज कराया है। इस शहर में भी अमलतास का पेड़, गलियां, छज्जे और शिवालय हैं। आगंतुक लेकिन इन्हें ढूंढने यहाँ नहीं आया। क्या चाहिए? अधखुले दरवाजे के भीतर से कोई संकोच से पूछता है। आगंतुक घबरा कर एक गिलास ठंडा पानी मांग लेता है। पानी पीकर आगंतुक लौट जाता है, जबकि किसी ने नहीं कहा भीतर आओ। जब किसी ने नहीं कहा भीतर आओ, कब से प्रतीक्षा थी तुम्हारी और तुम आज आए हो, अब मिले हो, बिछुड़ मत जाना। शोधार्थियों, ये कविता मुझे जीवन का फलसफा लगी। मुझे ऐसा लगा कि जीवन में भी अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ते हुए लगातार हम किसी यात्रा पर होते हैं और लोग टकराते हैं, मिलते हैं, छोटे छोटे पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों पर हमें कुछ अपरिचित मिलते हैं। कुछ संगी साथी हो जाते हैं जीवन भर के लिए, जिनको हम अपनापे से अपने परिचय के दायरे को बढ़ाते हुए एक आत्मीय संबोधन से बांध लेते हैं, जिनकी हम दरकार बन जाते हैं, ज़रूरत बन जाते हैं, चाहत बन जाते हैं। लेकिन ऐसे आगंतुक भी होते हैं, ऐसे जीवन में भी पड़ाव आते हैं, बहुत से ऐसे अपरिचित भी हमारे जीवन में, इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में मिलते जुलते हैं, जिन्हें हम सहजता से स्वीकारते जब नहीं हैं, या जिनकी प्रतीक्षा में आतुर व्याकुल हैं, बता नहीं पाते, जिनके प्रेम को, नेह को हम संभाल नहीं पाते या समझा नहीं पाते, या हम स्वीकार नहीं कर पाते जिन संबंधों को, फिर वे आगंतुक ही रह जाते हैं। फिर उनकी प्रतीक्षा हो भी पर हम कह न पाए, हम उनसे मिलने को बेकल रहे, बिछुड़े उनसे और सदा के लिए बिछुड़ गए, क्योंकि हम उनके लिए पूरा दरवाज़ा न खोल पाए। आधे दरवाजे से आधा परिचय ही रह गया, वो पूरा संबंध न बनने पाया। ये मेरी अपनी एक थोड़ी सी समझ है। निश्चित तौर पर शोधार्थियों, आप इससे जोड़ पाएंगे समकालीन कविताओं को पढ़ते हुए पाठ्यक्रम में, संबंधों में किस तरह की तनातनी, किस तरह की दूरी, और इस जीवन यात्रा में कौन कौन सहयात्री नहीं हो पाता, किन किन से हम संबंधों में जुड़ नहीं पाते। बेहतरीन कविता थी। अगली कविता है शहरज़ादी उन्नीदी पड़ी है। शहरज़ादी उन्नीदी पड़ी है। शहरज़ादी उन्नीदी पड़ी है, मृत्यु से बचने के लिए क्या कोई अनवरत कहानी कह सकता है?
कथा पर सवार काफिले अक्सर गंतव्य से आगे निकल जाते हैं, गंतव्य से, जहाँ पहुँचना था, जो मंजिल थी, जो लक्ष्य था, वहाँ से भी आगे हम निकल जाते हैं। हम सतत यात्रा में हैं। उन्हें कहानियों का अंत जिंदा नहीं रखता। धीरे धीरे वे कथानक से जुटने लगते हैं। हमारे मरने की मामूली कहानी हमें मरने तक जिंदा रखती है। कहानियाँ दोहरा रही हैं खुद को, हर कहानी किसी और कहानी में है। घटनाएं इसलिए भी बेतहाशा घट रही हैं क्योंकि हम मानने लगे हैं गति के दौर में विश्राम अपराध है। हम एक प्रवाह में हैं अगर, और जीवन परिवर्तनशील है, समय गतिशील है, तो इस गतिशील समय में, परिवर्तनशील समय में, जो सतत प्रवाह में नहीं है, जो चरैवेती लगातार चलता नहीं रहा, आगे बढ़ता नहीं रहा, जो रुक गया विश्राम में, वो अपराध, वो दरअसल अक्षम्य है। 1001 रातें बीतने वाली हैं। शहरजादी को आभास हो गया है कि अनवरत कहानी के अंत से पहले सुल्तान को उससे प्रेम हो जाएगा, पर शहरजादी का दिल जानता है खुद को जिंदा रखने के लिए इतने रत जगहों के बाद उसे प्रेम से अधिक नींद की ज़रूरत है। खुद को जिंदा रखने के लिए इतने रत जगहों के बाद उसे प्रेम से अधिक नींद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।